मेरा नाम गोपाल है। मैं खेतों से कपास लादकर फैक्ट्री में ले जाता था। मेरे पास अपना एक छोटा ट्रक था जिसमें मैं कपास के बोरे भरकर फैक्ट्री तक पहुंचाया करता था। वहां पर मैंने एक 75 साल के बूढ़े व्यक्ति हरिप्रसाद को देखा जो हाथ में काले रंग का थैला लेकर खड़ा था। गाड़ियों की अनलोडिंग के दौरान जो भी कपास नीचे गिरती थी वो सड़क से चुन चुन कर अपने शॉपर में डालता रहता। सुबह से लेकर शाम तक वह यही काम करता रहता। 12 घंटे की लगातार मेहनत के बाद उसका थैला भर जाता और जब वह दुकान में जाकर उसे बेचता तो पूरे दिन की मजदूरी सिर्फ 300 रुपये मिलती। मैंने हरिप्रसाद की मेहनत देखकर हैरान था। वह अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा काम कर रहा था। मैंने उसका पीछा किया कि ये पैसे लेकर आखिर जाता कहाँ है। वह एक होटल पर गया, सब्जी और 4 रोटियां खरीदी, फिर लाठी के सहारे गली में चलता हुआ आगे बढ़ा। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया था। चलते चलते वह एक खंडर जैसे घर में पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ। वहां उसकी बूढ़ी पत्नी बिस्तर पर पड़ी थी। हरिप्रसाद ने उसे खाना खिलाया। मैं घर में अंदर गया। मैंने हरिप्रसाद से पूछा, आपकी संतान नहीं है क्या? उन्होंने मुझे उत्तर दिया, बेटा, सामने जो कपास की फैक्ट्री है ना, वह मेरे बेटे मुकुल की है। सुबह के 5:30 बजे का समय था। सूर्य धीरे धीरे निकल रहा था। हल्के हल्के धुएं जैसे कोहरे के बादल सड़क के किनारों से लिपटे हुए थे, मानो धरती और आकाश एक दूसरे से कोई रहस्य छिपा रहे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मेरे ट्रक के इंजन की आवाज़ उस सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक महसूस हो रही थी। मैं रोज़ की तरह आज भी अपने सफ़र पर निकला था। खेतों से कपास लादकर फैक्ट्री पहुंचाना मेरा प्रतिदिन का काम बन चुका था। कपास का मौसम अपने चरम पर था। रास्ते भर ट्रॉलियां, ट्रैक्टरों और मजदूरों की चहल पहल थी। हर तरफ सफ़ेद कपास के गुच्छों जैसा दृश्य फैला हुआ था, मानो धरती ने बर्फ़ का लिबास पहन रखा हो। मैं कई वर्षों से ट्रक चलाने का काम कर रहा था, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। शायद इसलिए कि मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, या शायद इसलिए कि आज मेरी नज़रें एक ऐसा नज़ारा देखने वाली थी जो मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल देने वाला था। मैं सड़क के एक लंबे मोड़ पर पहुंचा, जहां दोनों ओर खेत थे। एक तरफ किसान कपास की चुनाई कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ बच्चे गिरी हुई कपास उठाने में व्यस्त थे। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की तो नज़र एक बुज़ुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। उसकी उम्र लगभग 70 से 75 वर्ष रही होगी। उसके चेहरे पर झुर्रियों की रेखाएं जीवन के तमाम दुखों की कहानी बयां कर रही थी। वह हाथ में एक काला थैला लिए सड़क के किनारे झुका हुआ कपास चुन रहा था। वह वही व्यक्ति था, हरिप्रसाद, जिसे मैंने पहले देखा था। मैंने उसे बहुत ध्यान से देखा कि आखिर ये क्या कर रहा है। वह सड़क पर से क्या उठा रहा है, तो समझ आया कि वो सड़क पर गिरी हुई कपास चुन रहा था। वही कपास जो हम ड्राइवरों की गाड़ियों से नीचे गिर जाती थी। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। मैंने गाड़ी रोक दी और सिगरेट सुलगाई और उसे खामोशी से देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी रफ्तार में लगन थी। उसकी नज़रें सड़क पर नहीं, जैसे अपनी किस्मत पर जमी थी। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था, मगर वो बूढ़ा अब भी झुका हुआ अपनी मजदूरी में व्यस्त था। फैक्ट्री से वापस लौटते हुए मैं उसी रास्ते को वापस आया। सोचा, देखूं वो बूढ़ा अब भी क्या वहीं पर है या नहीं। मुझे बहुत हैरानी हुई कि वह अब भी वहीं पर काम में लगा हुआ था। एक शॉपर भरा हुआ था और दूसरा आधा था। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलो कपास होगी। मैंने गाड़ी एक तरफ लगाई और नीचे उतरा। धूप बहुत तेज़ हो चुकी थी, मगर वो बूढ़ा पसीने में भीगा हुआ अपनी ही धुन में लगा था। मैं उसके पास गया, उसे प्रणाम किया। उसने सर उठाया, मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने पूछा, बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? वो बोला, बेटा, रोज़ ही चुन रहा हूँ। जो लोग कपास लाद कर ले जाते हैं, कुछ नीचे गिर जाती है, मैं वो चुन लेता हूँ, शाम को बेच देता हूँ। ऊपर वाले की दया से पेट भरने को मिल जाता है। मैंने हैरानी से पूछा, इतनी मेहनत? आपकी उम्र हो चुकी है, कोई और काम नहीं कर सकते? बूढ़ा मुस्कुराया और एक खरखराती सी आवाज़ निकाली, जैसे जंग खाई हुई घंटी बजी हो। कौन सा काम करेगा बाबा? शरीर में दम नहीं, हाथ पांव जवाब दे चुके हैं।
मगर पेट के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। मैंने पूछा, कितना कमा लेते हो रोज़? वो बोला, बेटा बस रोज़ की मेहनत 2-3 किलो कपास हो जाती है, 300 रुपये बन जाते हैं, इसी में शाम की रोटी भी आ जाती है। मैंने दिल में सोचा, 300 रुपये, एक दिन की मेहनत, धूप, प्यास और ये उम्र। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने सिगरेट बुझा दी। दिल में इरादा किया कि आज पता करूँगा ये बूढ़ा कौन है, ये कहाँ रहता है। शाम का समय था, आसमान पर नारंगी रंग बिखरा हुआ था, जैसे सूरज भी अपनी थकन उतारने लगा हो। मैंने देखा वही बूढ़ा सड़क के किनारे शॉपर में भरी कपास लेकर पैदल चल रहा था। मैंने धीरे धीरे अपनी गाड़ी उसके पीछे ली। वहाँ कपास तोलने वाला बैठा था। कितनी कपास लाए हो बाबा? दुकानदार ने उससे पूछा। कहने लगा, बस 2 किलो होगी। बूढ़े ने कहा। तराजू झूलने लगा। सुई रुकी और दुकानदार ने 300 रुपये बूढ़े के हाथ में थमा दिए। बूढ़े ने पैसे अपनी जेब में रखे और फिर धीरे धीरे फिर से चलने लगा। थोड़ी दूर पर एक होटल था। उसने वहाँ से कुछ रोटियाँ और सब्ज़ी ली। मैंने ध्यान किया कि वह बूढ़ा लगातार होटल वाले के हाथों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। दरअसल वह बूढ़ा होटल वाले के हाथों को नहीं, उसमें पकड़ी रोटियों को देख रहा था, जैसे न जाने कौन सी कीमती चीज़ उसे मिलने वाली हो। और बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि इस उम्र में वह सारा दिन का थका हारा अपनी भूख की आग को न जाने कैसे सहन कर रहा होगा। और अब जब अपनी खून पसीने की मेहनत से कमाई रोटी उसकी आंखों के सामने थी, तो वह उसके लिए बिल्कुल किसी खजाने से कम नहीं थी। फिर वह पूरा खाने का पैकेट लेकर वहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा और एक गली के अगली तरफ बढ़ गया। मैं अब भी उसके पीछे था, मगर चुपके चुपके, ताकि उसे महसूस न हो। वो गली जिसमें वो गया था बिल्कुल सुनसान थी। वहाँ एक पुराना टूटा हुआ दरवाज़ा था, जिसके ऊपर इतनी धूल जमा हुई थी जैसे बरसों से यह दरवाज़ा बंद पड़ा हो। वह बूढ़ा दरवाज़ा धकेल कर अंदर गया। मैंने ट्रक सड़क के किनारे लगाया और चुपके से उसके पीछे चला। मैं चुपके से अंदर झांक कर देखा। एक छोटा सा आंगन था, जिसकी दीवारों से चूना उखड़ा हुआ था। एक चारपाई पड़ी थी, जिसके ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर कमज़ोरी और बीमारी साफ देखी जा सकती थी, जैसे जिंदगी ने उसके शरीर से सारी ताकत निचोड़ ली हो। बूढ़े ने रोटियों वाला लिफाफा खोला, 2 रोटियां और सब्जी निकाली और बूढ़ी औरत के पास बैठ गया। ले, कुछ खा ले। बूढ़ी औरत ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। पहले तुम खा लो, सारा दिन काम करते हो। वो बोला, मैं खा लूँगा बाद में, पहले तू खा ले। मैं ये नज़ारा देख रहा था और खामोश था। दिल चाहा कि वहीं बैठकर रो पड़ूं। मैंने हिम्मत की, दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ा बाहर आया, हैरत से बोला, बेटा आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए हैं? मैंने कहा, बाबा मैंने आपको सड़क पर देखा था, उस दिन आपसे मिला भी था। दिल चाहा आज पूछ लूँ, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कोई बेटा या बेटी नहीं? उसने सर धीरे से झुका लिया, फिर मुस्कुरा कर बोला, बेटा फैक्ट्री तो आपने देखी होगी, जहाँ रोज़ कपास लेकर जाते हो। मैंने कहा, हाँ बाबा, उस फैक्ट्री के मालिक को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कई बार उन्हें कार से आते जाते देखा है। मेरी बात पर वह बूढ़े बाबा धीरे से मुस्कुराए। मैंने बाबा की मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझ सका। फिर बाबा ने जो कहा वह सुनकर तो मेरे होश उड़कर रह गए। जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े बाबा बड़ी आराम से मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा वह फैक्ट्री मेरे बेटे की ही है। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैंने हैरानी से पूछा, बाबा क्या मतलब, आपके बेटे की? वो फिर यहाँ क्यों नहीं? उसने आहिस्ता से कहा, बेटा ये एक लंबी दास्तान है, फिर कभी सुनाऊंगा। अभी तुम जाओ, रात हो रही है। मैं बहुत बोझल दिल के साथ वापस आ रहा था, मगर उस रात जब बिस्तर पर लेटा तो नींद मुझसे रूठ गई थी। मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल गूंज रहा था, क्या कोई बेटा अपने माता पिता को इस हाल में छोड़ सकता है, जबकि उसके पास फैक्ट्रियाँ, दौलत, सब कुछ हो? मैंने फैसला कर लिया, कल मैं उस बूढ़े की कहानी सुनूंगा, उसके पास दोबारा जाऊंगा और जानूंगा कि उसके बेटे ने अपने माता पिता को ऐसे बेसहारा क्यों छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि यह कहानी मेरे विश्वास, मेरी दृढ़ता और मेरी समझ को झकझोर देगी। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह उगा, लेकिन मेरे दिल पर एक भारी सा बोझ था। रात भर आँख नहीं लगी, ठीक से नींद नहीं आ सकी।
बार बार उस बाबा की तस्वीर मन में उभर आती थी, जो सड़क के किनारे कपास के गुच्छे चुन रहा था। उसकी मुस्कान में छिपा दुख, उसके कांपते हुए हाथ और उसकी वह बात, वो फैक्ट्री मेरे बेटे की है। यह शब्द मेरे दिल को चीर गए। ये बात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजती रही। मैंने तय कर लिया था कि आज सब जानकर रहूंगा। आज उस खामोशी को तोड़ना है जो हरि प्रसाद के दिल में बरसों से दबी हुई है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उसी रास्ते की ओर निकल पड़ा जहाँ कल वह बुजुर्ग मुझे मिला था। सड़क सुनसान थी, हवा में धूल थी, लेकिन मेरे भीतर एक तूफान मचा हुआ था। जब मैं उस जगह पहुंचा तो वही दृश्य मेरा इंतजार कर रहा था। बूढ़े बूढ़े बाबा अपने शॉपर के साथ कपास चुन रहे थे, जैसे दुनिया की हर सुबह उनका मामूल है। यह एक शुरुआत है। मैंने गाड़ी धीरे से एक तरफ लगाई, नीचे उतरा और उनके करीब जाकर पूछा, बाबा जी, आज मैं आपके साथ कुछ देर बैठ सकता हूँ क्या? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जी बेटा, ये कौन सी बात है, बैठो। यहाँ कौन सा साया नहीं, मगर दिल साफ है। मैं ज़मीन पर बैठ गया। वो अपनी झुर्रियों भरे हाथों से कपास चुनता रहा। फिर एक लम्हे बाद बोला, तो फिर सुन ले बेटा, ये कहानी दो लोगों की है। एक पिता की जो प्रेम में कठोरता दिखाते थे, और एक बेटे की जिसने उस कठोरता को नफरत समझ लिया था। बूढ़े बाबा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और मैं पूरी तन्मयता से उनकी आवाज़ में छिपे दर्द को सुन रहा था। मेरा नाम हरि प्रसाद था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खेतों में पसीना बहाते हुए गुजारी। मेहनत मजदूरी में समय कब बीत गया पता ही न चला। मेरी पत्नी, वही मेरी दुनिया थी। ईश्वर ने हमें एक ही संतान दी, एक बेटा। हमने उसका नाम मुकुल रखा। जब वह पैदा हुआ तो मैंने मन ही मन खुद से वादा किया कि उसे पढ़ा लिखा, समझदार और सच्चा इंसान बनाऊंगा। मैं खुद अनपढ़ था, लेकिन सपना देखता था कि मेरा बेटा मेरे नाम की इज्जत बढ़ाएगा। मुकुल बहुत होशियार बच्चा था। मुकुल आवारा दोस्तों की संगत में पड़ गया था। शाम देर से घर आता, कभी उसकी जेब में सिगरेट के टुकड़े मिलते। मैं उसका पिता था। उसकी सारी हरकतें मुझे चुभती थी। कभी गुस्से में आकर डांट देता, कभी उसे प्यार से समझाता और कभी मार भी देता था। मेरी पत्नी हमेशा बीच में आ जाती, मगर मैं कहता था, ये डांट, ये मार, दरअसल यही सच्चा प्यार है। अगर इसे आज नहीं रोका गया तो कल संभालना मुश्किल हो जाएगा। समय बीतता गया। मुकुल जवान हो गया, पर पढ़ाई में मन नहीं लगाया करता था। एक दिन मुझे पता चला कि वह फैक्ट्री के आसपास ही बेकार घूमता रहता है। एक दिन मैंने उसे बाजार में कुछ आवारा लड़कों के साथ हंसते हुए देखा। मेरा खून खौल उठा था। मैंने उसे बाह से पकड़ा और उसे घर घसीटता हुआ लाया और रस्सी से बांध दिया। मेरी पत्नी शोभा रोती रही, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने कहा, अगर मैंने उसे आज नहीं रोका तो कल वह मुझसे दूर चला जाएगा। मुझे नहीं पता था कि यही दिन मेरे और मेरे बेटे के बीच एक दीवार खड़ी कर देगा, जिसे वह कभी नहीं हटाएगा। अगले दिन वो घर से चला गया। 3 दिन तक नहीं आया। फिर अचानक वापस आया और चुपचाप जाकर बैठ गया। मुझे लगा शायद उसे अकल आ गई हो, लेकिन उसके दिल के जख्म और गहरे हो गए थे। वो मुझसे कम बात करने लगा था और अपनी माँ से भी दूर हो गया था। वक्त के साथ मुकुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की। खुशकिस्मती से उसे एक फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई। मैंने गर्व से सीना चौड़ा कर लिया। मेरी पत्नी कहती, देखा, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। इस पर मैंने अपनी पत्नी से कहा, हाँ, पर मेरा बेटा अभी मुझसे दूर है। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसकी मुलाकात फैक्ट्री की मालिक की बेटी से हुई। लड़की बड़े घराने से थी, पढ़ी लिखी, घमंडी, दौलत की दीवानी। मुकुल उसके पीछे पागल हो गया। मैंने उसे समझाया, बेटा, बड़े लोग अपनी शर्तें लेकर आते हैं, वह तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया कि शादी तय हो गई है। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, पर साथ ही ये भी कहा, वादा करके भी अपने माता पिता को भूलना नहीं। फिर वह वहाँ से चला गया। हफ्ते बीत गए, ना कोई मैसेज, ना कोई मुलाकात हुई। कभी कभी मैं फैक्ट्री के बाहर जाकर देखता, शायद वो कहीं दिख जाए, लेकिन गार्ड उसे दरवाजे से हटा देते थे। एक दिन मैं फैक्ट्री के बाहर रुई से भरी एक बोरी ले आया। मुकुल बाहर आया, पर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने आवाज़ लगाई, बेटा। वो रुका और मेरी तरफ देखा, फिर गार्ड से बोला, इन्हें अंदर मत आने देना। ये सुनते ही मेरी दुनिया बिखर कर रह गई।
शोभा दिन रात रोती रही। मैं अपनी पत्नी को यही समझाता कि वो लौट आएगा। माँ के चरणों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन वो एक खोखली हंसी हंसी, मानो उसकी उम्मीद मर चुकी हो। फिर वो दिन आया जब हम भूख से मजबूर थे। मैंने फैक्ट्री के गेट पर गया और एक दिन मैं फैक्ट्री के बाहर रुई से भरी एक बोरी लेकर आया। मुकुल बाहर आया पर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने आवाज़ लगाई, बेटा। वो रुका और मेरी तरफ देखा और फिर गार्ड से बोला, इन्हें अंदर मत आने देना। ये सुनते ही मेरी दुनिया बिखर कर रह गई। शोभा दिन रात रोती रही। मैंने अपनी पत्नी को समझाया, वो लौट आएगा। माँ के चरणों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन वो एक खोखली हंसी, मानो उम्मीद मर चुकी हो। फिर वो दिन आया जब हम भूख से मजबूर थे। मैं फैक्ट्री के गेट पर गया और अपने बेटे से मिलने की कोशिश की। गार्ड ने कहा, साहब ने कहा है मेरे माता पिता से मेरा कोई रिश्ता नहीं। उस गार्ड की बात मेरे कानों में ऐसे लगी जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। मेरे पैर वहीं ज़मीन में धंस गए। भारी कदमों से चलता हुआ मैं वापस अपने घर आया। अपनी पत्नी की आंखों में देखा तो वह मेरी आंखों को देखकर सब समझ गई। तब से ये कपास बुनना मेरा काम बन गया। जो कपास फैक्ट्री के लिए गिरता है, मैं उसे अपनी ज़िंदगी की तरह बुनता हूँ। कपास का हर रेशा मेरे बेटे की याद बन जाता है। मैं जो कपास बेचता हूँ, उससे जो रोटियाँ खरीदता हूँ, वो सब उसी की फैक्ट्री से आती हैं। अजीब किस्मत है ना बेटा, मैं अपने बेटे की फैक्ट्री से कपास चुनता हूँ। आज की ये कहानी अभी यहीं तक। अब क्या होगा आगे? क्या ट्रक ड्राइवर गोपाल उस बूढ़े व्यक्ति को उसके बेटे से मिला पाएगा या उसके बेटे को अपनी गलती का एहसास करा पाएगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग 20 नवंबर सुबह 10 बजे। तो फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।